प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त सहित 5 दूतों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू प्रशासन के साथ साथ राजनयिक सेवा में भी दूसरे चरण का फेरबदल किया है। ये अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। मुख्य सलाहकार के रूप में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने नवीनतम फेरबदल के तहत भारत, ब्रसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में बांग्लादेश के दूतों को तत्काल वापस लौटने और यहां विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा है। नाम न जाहिर करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा, राजदूतों को वापस बुलाना सरकार के उस निर्णय का हिस्सा है जिसके तहत भारत में हमारे उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को ढाका में विदेश मंत्रालय में वापस लौटने को कहा गया है। लंदन में बांग्लादेश के उच्चायुक्त सादिया मुना तस्नीम को 4 दिन पहले ढाका लौटने को कहा गया था। विदेश सेवा में अगस्त के अंत में बड़ा परिवर्तन देखा गया, जो 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में व्यापक जन विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन को हटाए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ। इस विद्रोह के बाद 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता का अंतरिम प्रशासन स्थापित हो गया। उस समय ढाका ने अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में अपने राजदूतों और मालदीव में अपने उच्चायुक्त को स्वदेश लौटने को आदेश दिया था। इनमें से कई राजदूत पूर्व राजनयिक या सेवानिवृत्त एवं सेवारत प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी थे जिन्हें अपदस्थ सरकार द्वारा विदेश में नियुक्त किया गया था। कार्यभार संभालने के बाद अंतिम सरकार ने घरेलू प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों या शीर्ष नौकरशाहों की संविदा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जबकि मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख सहित कई पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उन पर जुलाई और अगस्त के शुरू में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और आम लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था। ये प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर हुए थे। गृह मंत्रालय के बर्खास्त वरिष्ठ सचिव जहांगीर आलम और बर्खास्त पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्र आंदोलन के तहत हुए घातक विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी गतिविधियों के लिए पूछताछ के वास्ते पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस आंदोलन में लगभग 1000 लोगों की जान चली गई थी। आइए अब हम जापान के बारे में बात करें। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एशिया में नाटो जैसे एक सैन्य गुट बनाने की मांग की थी। इस गुट की चर्चा के बाद माना जाता कि चीन को घेरने की शुरुआत होगी, लेकिन अब इसे लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि जापानी पीएम की ओर से एशियाई नाटो के दृष्टिकोण से भारत सहमत नहीं है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जापान के विपरीत भारत कभी भी किसी अन्य देश का संधि सहयोगी नहीं रहा है। जापानी पीएम के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में उस तरह की रणनीतिक योजना नहीं है। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब जापान और भारत क्वाड का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा एक अलग इतिहास और चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया है। डॉक्टर जयशंकर ने पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था। मंगलवार को शिवा ने कहा कि उनका देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए वो मित्र देशों के साथ गहरे संबंधों की तलाश करेंगे। उन्होंने एशियाई नाटो को बनाने से लेकर जापानी सैनिकों की अमेरिका में तैनाती और चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बचने के लिए अमेरिका के परमाणु हथियारों पर साझा नियंत्रण का आह्वान किया। इसे लेकर उनका तर्क है कि यह चीन को एशिया में सैन्य बल के इस्तेमाल से रोकेगा। अमेरिका पहले ही एशियाई नाटो के विचार को खारिज कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने पिछले साल कहा था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक नाटो बनाने पर विचार नहीं कर रहा है। इस महीने पूर्व एशिया और प्रशांत के लिए अमेरिकी सहायक सचिव डैनियल किर्टेनब्रिक ने कहा कि ऐसी बात करना बहुत जल्दी होगी। इशिबा ने सुकोरा को अपना विचार दोहराते हुए कहा कि अमेरिका की ताकत में गिरावट ने एशियाई संधि को जरूरी बना दिया है। आइए अब हम विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के बारे में बात करें। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक इस समय शहबाज शरीफ सरकार के न्योते पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाकिर के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और सरकार उसके स्वागत में लगी है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार जाकिर को खास बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर जाकिर की हरकत ने लोगों को भड़का दिया है। दरअसल अनाथ लड़कियों के कार्यक्रम में से जाकिर नाइक का बीच में उठ गए तो पाकिस्तानी को पसंद नहीं आया। जाकिर नाइक बुधवार को इस्लामाबाद में कार्यक्रम में पहुंचा था। यहाँ कुछ अनाथ छात्राओं को अवार्ड देने के लिए उनसे कहा गया तो जाकिर नाइक ने स्टेज छोड़ दिया। जाकिर ने कहा कि लड़कियों को इस तरह से बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए और वो अपने हाथ से उनको अवार्ड नहीं देंगे। जाकिर की इस हरकत पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कमर ने जाकिर की इस हरकत को शर्मिंदा करने वाला बताया है। कमर चीमा ने अपने यूट्यूब पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की सरकार से जानना चाहता हूँ कि जाकिर नाइक को किस हैसियत से बुलाया गया, पाकिस्तान के नेता उनसे क्यों मिल रहे हैं, फिर जाकिर को बच्चों के बीच क्यों ले जाया गया। जाकिर कोई साइंटिस्ट है
जो वो छात्रों के बीच जाकर बोलेंगे, या उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई महारत जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। सीमा ने आगे कहा कि जाकिर को मक्का या मदीना के मस्जिद के इमाम नहीं है, आम लोगों के मन में उनके लिए एहतराम हो। वो भारत में के रहने वाले हैं और अब मलेशिया में रहते हैं। उनसे पाकिस्तानियों को क्या मतलब? हमारी सरकार के लोग क्यों उनकी ऐसे लेकर घूम रहे हैं जैसे वो किसी मुल्क के सदर हों और उनके साथ पाकिस्तान की सरकार को कुछ बड़े समझौते करने हों। कमर चीमा ने कहा कि जाकिर नायक जिन लड़कियों को अवार्ड ना देने की बात करके स्टेज छोड़कर गए, वो 15 साल के कम की बच्चियां थीं। ये बच्चियां हैरान रह गई, उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उस शख्स ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की औरतों की बेइज्जती की है। जाकिर की छवि इन बच्चियों के मन में बहुत हल्की बनेगी। पाकिस्तान की सरकार ने इस शख्स को बुलाकर एक तरह से हमें शर्मिंदा किया है। पाकिस्तानी सरकार के जाकिर नायक को बुलाने के फैसले की आलोचना करने वाले प्रमुख लोगों में हुसैन हक्कानी जैसे पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिकों का नाम भी शामिल है। हक्कानी ने कहा है कि जाकिर नायक को बुलाकर पाकिस्तान ने अपने असहिष्णु और कट्टरपंथी छवि को मजबूत किया है। उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हम बात करें ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है। ये द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और इसमें 60 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। चागोस द्वीप समूह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर यहाँ स्थित ब्रिटेन और अमेरिका सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया के लिए। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस समझौते का समर्थन अमेरिकी जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ने भी किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि यह समझौता हमारे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा इससे वैश्विक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और हिंद महासागर का इस्तेमाल अवैध प्रवासन के रास्ते के रूप में नहीं होगा। साथ ही यह मॉरिशस के साथ हमारे संबंधों को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि मॉरिशस के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंध हैं, जो हमारा करीबी राष्ट्रमंडल साझेदार भी है। चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 1960 के दशक में जब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह पर कब्जा किया तो वहाँ के चागोसी लोगों को जबरन वहाँ से निकाल दिया गया। मॉरिशस को 1968 में आज़ादी मिली, लेकिन वो चागोस द्वीप समूह तब भी ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा। मॉरिशस ने समय समय पर इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हुए ब्रिटेन से इसे वापस करने की मांग की। चागोस के निवासियों ने भी लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कानूनी मामले भी दायर किए ताकि वह अपनी ज़मीन पर वापस लौट सके। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में ब्रिटेन के कब्जे को चुनौती दी गई थी। हालांकि ब्रिटेन इस द्वीप समूह का रणनीतिक सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, वहीं अमेरिका ने भी इस पर अपना सैन्य ठिकाना बनाया था। ये हम बात करें नेपाल, भारत और बांग्लादेश की। नेपाल और भारत बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए बृहस्पतिवार को लंबे समय से प्रतीक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, भारत की एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बीपीडीबी शामिल होंगे। इस समझौते के तहत भारत को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश अपने क्षेत्र में बिजली वितरित करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेंगे। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के प्रवक्ता चंदन कुमार घोष ने बुधवार को बताया, पहले यह समझौता 28 जुलाई के लिए निर्धारित था, जिसे राजनीतिक उथल-पुथल बांग्लादेश में सरकार बदलने के कारण स्थगित कर दिया गया था। समझौते की शर्तों के तहत एनईए को प्रति यूनिट 6 रुपये 40 पैसे अमेरिकी सेंट बिजली मिलेगी। ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार समझौते की तैयारी के लिए ऊर्जा सचिव और संयुक्त सचिव स्तर की बैठकें मंगलवार को और बुधवार को काठमांडू में हुई। एनईए की योजना 15 जून से 15 नवंबर तक बरसात के मौसम के दौरान बांग्लादेश को सालाना बिजली बेचने की है। शुरुआत में नेपाल देश में उत्पादित 40 मेगावाट बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित निर्यात 1,44,000 मेगावाट घंटे है और एनईए का अनुमान है कि इन 5 महीनों में 9.216 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होगी। मुजफ्फरपुर में मीटरिंग पॉइंट के साथ धालकेबार मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की जाएगी। 6 दिसंबर 2023 को बांग्लादेश की कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करने की मंजूरी दी थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।